मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में अक्षांश एवं देशांतर के बारे में बतलाएंगे। ज्योग्राफी का यह एक मूलभूत कॉन्सेप्ट है अक्षांश एवं देशांतर, क्योंकि ज्योग्राफी का विकास अध्ययन यहीं से प्रारंभ होता है। दोस्तों, सबसे पहला चीज है कि मेरा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार जो है भूआब है, जियोड है। पृथ्वी का आकार कैसा है? भूआब है। भूआब या जियोड, GEOID, जियोड। पृथ्वी का एक आकार हुआ भूआब या जियोड, जिसको सामान्यतः हम लोग जो बोलते हैं गोलाकार आकार में। भूआब मीन्स होता है पृथ्वी के आकार के जैसा, या जियोड मीन्स होता है जस्ट लाइक अर्थ। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज है कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होता है। तो सबसे पहले हम अक्षांश के बारे में आते हैं। तो अक्षांश का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो लैटिट्यूड होता है, और देशांतर का जो इंग्लिश वर्ड होता है लॉन्गिट्यूड। सामान्यतः आप बचपन से सुने हुए होंगे कि जो लेटा हुआ है उसको लैटिट्यूड कहते हैं, और जो लंबा वाला है वह लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब हम आपको यहाँ आते हैं कि अक्षांश रेखा क्या है। तो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची गई है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची गई है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आपका ग्लोब पर जो पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा खींची गई है वही रेखा ये आपका क्या हुआ? अक्षांश रेखा हुआ। कहीं भी आप ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, जो एक दूसरे के समानांतर होता है, और इन रेखाओं के बीच की दूरी इक्वल होता है। दोस्तों, तो ये तो अक्षांश रेखा का एक सामान्य परिभाषा हुआ कि ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा और पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा। क्योंकि पृथ्वी पर खींची नहीं गई है, ग्लोब पर खींचा गया है, इसलिए पृथ्वी पर काल्पनिक है और ग्लोब पर खींची गई है। अब हम आते हैं कि अक्षांश रेखा का मान्य डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, भूमध्य रेखा के साथ, क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये भूमध्य रेखा हुआ, इससे 45 डिग्री का कोण इधर बनाए और 45 डिग्री कोण इधर बनाए। हम लोग जानते हैं, अगर आप बचपन से ही अर्धवृत्त जो होता है वो 180 डिग्री का कोण बनाता है, जिसमें 0 यहाँ होगा तो यहाँ 180 होगा, या 180 या 0 यहाँ होगा तो यहाँ 180 होगा। तो अगर हम यहाँ पे 45 डिग्री का दोनों साइड में कोण बनाए और ये जो मिला दिया जो रेखा, उसी को 45 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। जब ये उत्तरी गोलार्ध में मिलाती है तो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और जब दक्षिणी गोलार्ध में तो 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो इस तरह से 45 डिग्री हुआ, 10 डिग्री हुआ, 20 डिग्री हुआ, हम कोण बनाकर जो मिलाते हैं। तो अक्षांश रेखा क्या हुआ? एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, विषुवत रेखा से कोणात्मक दूरी को मिलाने वाली रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। दोस्तों, अब हम आगे आते हैं। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हुआ जो पृथ्वी के मध्य में खींचा गया है, पूर्व से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूर्व हम कह सकते हैं। इसी रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इसी रेखा को इक्वेटर भी कहते हैं। चूंकि यह भूमि के मध्य में रेखा है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। यह जो रेखा है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है।
एक आपका उत्तरी गोलार्ध और दूसरा ये दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा जो हुआ पृथ्वी को दो भागों में बांटा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में आपका उत्तरी अमेरिका महादेश हुआ, यूरोप महादेश हुआ, आपका एशिया महादेश हुआ। एशिया महादेश का कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में भी है, लेकिन सामान्यतः एशिया महादेश को हम लोग उत्तरी गोलार्ध में ही मानते हैं। आगे आते हैं तो देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में जो क्षेत्र है वो आपका दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि अफ्रीका जो है वो दोनों गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। और अफ्रीका एकमात्र ऐसा महादेश है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखा होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। और दक्षिणी गोलार्ध में हम और देखते हैं तो एक अंटार्कटिका है। तो इस तरह से दक्षिणी गोलार्ध में आपका दक्षिणी अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, अंटार्कटिका हुआ, और अफ्रीका जो हुआ वो दोनों गोलार्ध में स्थित है। अब आगे आते हैं तो देखते हैं कि ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, अगर ऊपर में उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा खींची गई है उस रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो इसको क्या कहते हैं, आपको उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा। और ये पूरे क्षेत्र में सालों भर तापमान अधिक होता है, इसलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहते हैं, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र। अब दोस्तों हम आगे आते हैं तो एक प्रमुख रेखा है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक सर्किल कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। यहाँ ध्यान देना है, अब जो ये क्षेत्र हुआ कर्क रेखा और 66.5 डिग्री के बीच के क्षेत्र के रेखा को रेखा, और उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग यहाँ इसको उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि जो उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है वो कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, जबकि उपोष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र है वो आपका 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच दोनों गोलार्धों में स्थित है। अब दोस्तों आगे आते हैं तो देखिए यहाँ 90 डिग्री होगा और यहाँ भी ये 90 डिग्री होगा। तो ये चीज जो होगा आपको 66.5 डिग्री से 90 डिग्री और पुनः दक्षिण में 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। इस क्षेत्र में शीत कटिबंध का जो क्षेत्र होता है वो सालों भर वहां पर तापमान कम होता है। तो इस तरह से सूर्य ताप के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर हमने क्या किया कि अक्षांश के माध्यम से विश्व को या कहा जाए कि ग्लोब को 3 भागों में बांट दिया, एक उष्ण कटिबंध का क्षेत्र, एक उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र और एक शीत कटिबंध का क्षेत्र। दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक जो तापमान होता है वो उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में और सबसे जो कम तापमान होता है शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में। हम आगे आते हैं तो देखिए ध्यान देना है यहाँ कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो हुआ उसके उत्तर में 1 2 3 4 एक करके हम 90 डिग्री तक जाएंगे और उसी तरह दक्षिण में भी 90 डिग्री तक जाएंगे।
तो क्या होगा, एक डिग्री अक्षांश रेखा होगा, उत्तर में 2 डिग्री अक्षांश रेखा होगा, 3 डिग्री अक्षांश रेखा होगा, 90 तक होगा। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 2 3 4 करके 90 डिग्री अक्षांश रेखा तक होगा। तो सामान्यतः अगर आपसे कोई पूछता है कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना, तो ग्लोब पर जो टोटल अक्षांश रेखा खींचा गया है वो सामान्य रूप से जो जीएस में मान्य है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में 90 प्लस एक विषुवत रेखा वाला, तो कितना हुआ 181। सामान्यतः कोई भी जीएस की किताब में आप यही चीज देखिएगा। बट ज्योग्राफी में एक कार्टोग्राफी होता है, मानचित्र विज्ञान। अब मानचित्र विज्ञान कार्टोग्राफी में बताया जाता है कि जो 90 डिग्री होगा वो तो एक बिंदु होगा, वहां रेखा होगा नहीं। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में जो 90 डिग्री होगा वो एक बिंदु होगा और रेखा नहीं होगा। तब जब हम 89 तक ही लेते हैं अक्षांश रेखा की संख्या में, तब क्या होगा 89 होगा, 89 होगा प्लस 1 होगा। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कार्टोग्राफी मानचित्र विज्ञान के अकॉर्डिंग 129 रेखा होगा। लेकिन ध्यान देना है, सामान्यतः जीएस के अंतर्गत ये माना जाता है कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है, लेकिन हायर एजुकेशन में ये बताया जाता है कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 129 है और 129 रेखा ही मान्य है, लेकिन ज्योग्राफी के विशेष अध्ययन के अंतर्गत। दोस्तों अब हम लोग आते हैं, ये जो ग्लोब पर अक्षांश रेखा खींचा गया है उसका क्या बेनिफिट्स है, क्यों खींचा गया है। तो अक्षांश रेखाओं से दो स्थानों के बीच की दूरी की जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे आप किसी भी देश के किसी भी राज्य के अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ते होंगे, तो यहाँ आते हैं तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले हमको देखना है कि पृथ्वी का जो है विषुवतीय व्यास कितना होता है, 12,756 होता है। आपका ये विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर होता है, लेकिन ध्रुवीय व्यास जो होता है वो 12,714 किलोमीटर होता है। अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि ध्रुवों के पास पृथ्वी थोड़ा चपटा हुआ है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव जो होता है सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है और इक्वेटर पर सबसे कम होता है। इसी कारण से बताया जाता है कि ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ा चपटा है। इसलिए जो विषुवतीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है और जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है। अब आगे आते हैं तो देखिएगा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है, सामान्यतः 111 किलोमीटर होता है, लगभग 111 किलोमीटर। ऐसा नहीं कि 111 किलोमीटर एक्यूरेट होता है। इसको निकालने का जो सूत्र है θ/360 × 2πr। आप बचपन से विड्थ का मैथ बनाते होंगे तो ये फार्मूला आप यूज करते होंगे कि θ/360 × 2πr। तो यहाँ थीटा माने 1 डिग्री, दो अक्षांश रेखा के बीच 1 डिग्री। जैसे 1 और 2 डिग्री, तो दो अक्षांश रेखा इस तरह से हुआ तो इसके बीच तो एक जो दूरी हुआ, तो यहाँ 1 डिग्री बटे 360 × 2 पाई का मान 22/7। और चूंकि यहाँ हमने बताया है कि पृथ्वी का ये जो हुआ आपका व्यास 12,756 किलोमीटर, तो यहाँ ए त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 से भाग दे देना होगा, तो इतना किलोमीटर होगा। तो इसको आप जब हल कीजिएगा तो आपका 111 किलोमीटर होगा। तो इस तरह से दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी हुआ वो आपका कितना हुआ, 111 किलोमीटर। दोस्तों इसी अक्षांश रेखा के आधार पर किसी भी देश की अवस्थिति ज्ञात किया जाता है। जैसे हम लोग भारत के बारे में देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार,
तो सबसे पहले तो क्या होता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब है कि जो भी होगा उत्तरी गोलार्ध में ही होगा और नॉर्थ लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग ही होगा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। तो ये अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही किसी भी देश के अक्षांशीय विस्तार ज्ञात किया जाता है। और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जब हम लोग अंडमान निकोबार जो आपका इंदिरा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट से अगर हम लोग चलते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट से, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से आपको 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। जबकि मुख्य भारत अगर हम कन्याकुमारी से लेके चलते हैं तो ये 6 डिग्री की जगह पर 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। और चूंकि उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कौल है, हम लोग जानते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कौल है और दक्षिणी बिंदु जो है वो मुख्य भूमि का कन्याकुमारी है और संपूर्ण भारत का वो इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो इस तरह से अक्षांश रेखा के सहारे किसी भी देश के अक्षांशीय स्थिति के बारे में ज्ञात किया जाता है। दोस्तों अब हम लोग आगे आते हैं तो देखते हैं कि भारत जो से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो भारत से कर्क रेखा बीचों बीच होकर गुजरती है और कितनी राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन सी राज्यों से, तो देखिएगा आपका सबसे पहले जो हुआ वो गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन राज्यों से होकर आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मीन्स कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और ध्यान देना है यहाँ पर कि जैसे जो अक्षांश आपका कर्क रेखा तक का क्षेत्र हुआ भारत का, वो आपका उष्णकटिबंध के क्षेत्र में हुआ और उसके ऊपर वाला जो भाग हुआ वो आपका उपोष्ण कटिबंध के क्षेत्र का हुआ। तो इस तरह से दक्षिणी भारत में क्या होता है, तापमान सामान्यतः अधिक होता है और वहां पर चूंकि दक्षिणी भारत प्रायद्वीपीय भाग है तो सागरीय समीर स्थलीय समीर का भी इंपॉर्टेंस होता है तटीय क्षेत्रों में। इसलिए तटीय क्षेत्रों में सामान्यतः सालों भर तापमान एक समान होता है, लेकिन दक्षिणी भारत में शीत ऋतु के दौरान भी जिस समय उत्तरी भारत में अधिक ठंड होती है, दक्षिणी भारत में ठंड अधिक होता है क्योंकि दक्षिण भारत का क्षेत्र जो हुआ पूर्ण रूप से उष्णकटिबंध के क्षेत्र में हुआ। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोग जो है अक्षांश रेखा के बारे में अध्ययन किया है। अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको देशांतर रेखा के बारे में डिटेल्स बतलाएंगे। इस तरह से ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम अपने चैनल्स के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से चैनल पर डालेंगे। आपको जो आपका पीसीएस एग्जाम या यूपीएससी का एग्जाम होता है, बिहार में आपका बीपीएससी का 67वीं एग्जाम जो आने वाला है, उसके लिए आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण साबित होगा। हम सभी दोस्तों से यह अपील करते हैं कि वो हमारे चैनल्स को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।